प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने में एक नया अध्याय मतलब अपना पहला अध्याय आपका खत्म हो गया था घातांक नियम वाले प्रश्नों में। अब अपन आज पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। इस बहुपद का आप सबसे पहले आपको देख लेना है कि इस चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न आएगा। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक अंक जो है ऑब्जेक्टिव सत्य सत्य खालिस्तान में जो एक अंक है उसमें यानी आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं, तो 4 अंक हो जाते हैं। और एक प्रश्न ऐसा आएगा जो 5 अंक का रहेगा, तो 5 अंकों का मात्र एक ही प्रश्न से आएगा चैप्टर से, तो ये रहेगा 5 नंबर का। तो यानी कुल मिला के आपको यानी इस चैप्टर से 9 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए यानी पहला जो प्रश्नावली है 2.1 वहाँ की तो पूरे प्रश्न 1 नंबर के ही प्रश्न आ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि वो यानी मात्र विकल्प है, खालिस्तान है, सत्य सत्य है, वहाँ से उस प्रश्न वहाँ से आ सकते हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न की संख्या आपकी इस चैप्टर में ज़्यादा है ना। 4 प्रश्न आ रहे हैं इससे, इस चैप्टर से। तो इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको पढ़ना है ज़्यादा इसमें, और एक प्रश्न आपको पढ़ना है मात्र वो है कौन सा वाला 5 नंबर का, ठीक है, वो यानी बाद में आएगा। चलिए अपन ने आपने घर में इसको पढ़ा होगा इस अध्याय के बारे में, और इसकी जो भूमिका है आपकी जो पुस्तक है इस पुस्तक में आपने पढ़ा होगा। इसकी जो भूमिका दी गई है, क्या लिखा है भूमिका में, लिखा है कि पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा है। तो 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में जो है तो बीजीय व्यंजक के बारे में आपने पढ़ा है, और उसके जो सूत्र हैं इंपॉर्टेंट सूत्र है वो आपने याद किया होगा। तो यहाँ पर इन्हें जैसे कि बीजीय व्यंजक जो 8वीं पढ़े हैं, बीजीय व्यंजकों के सूत्र आपको मैं लिखा याद रहता हूँ। बीजीय व्यंजकों के सूत्र, बीजीय व्यंजकों के सूत्र, है ना, जिनको अपन बोलते हैं बीजीय व्यंजकों की सर्वसमीका, यानी बीजीय व्यंजकों के सूत्र जिनको अपन बोलते हैं सर्वसमीकाएं, सर्व समीकाएं बोलते हैं ना। तो आपने 8वीं क्लास में कितने पढ़ा है, 11 पढ़े। तो सर्वसमीकाएं कितनी होती हैं, 11 ने आपको क्रम से मैं आपने यहाँ जो दिया गया है एक्स वाई के रूप में दिया है, मैं उसको ABC के रूप में बता रहा हूँ। तो जैसे कि हमने लिखा आपने 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है ABC के रूप में पढ़ा है या XY। तो यदि आपने यहाँ पर लिखा A + B यानी पहला नंबर है A + B का होल स्क्वायर आपने लिखा, तो ये होता है A पे वर्ग धन 2AB धन B पे वर्ग, है ना। दूसरा होता है A - B पे वर्ग बराबर A पे वर्ग - 2AB धन B पे वर्ग। तीसरा होता है A + B और A - B का मान होता है A पे वर्ग - B पे वर्ग। यानी इस तरह से आपने बीजीय व्यंजकों के सर्वसमीकाएं पढ़ा है। और भी है, चौथे नंबर में आपने पढ़ा है x धन A x धन B बराबर आपने पढ़ा है चौथे ने 8वीं क्लास में x का वर्ग का गुणनफल x का वर्ग धन ब्रैकेट में A + B इंटू x और धन A गुणित B। ये आपने चौथी सर्वसमीका पढ़ा है। फिर आपने 5वीं पढ़ लिया है। 5वीं क्या है, A + B + C का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग धन 2AB धन 2BC धन 2CA, है ना। तो ये आपने सर्वसमीकाएं याद किया होगा। 6वीं सर्वसमीका में आपने पढ़ा है, आप 11 ने हैं 8वीं क्लास में, तो 11 सर्वसमीका आपने पढ़ा है। तो 6वीं यानी क्या है, A + B पे 3 की घात, अब यानी यहाँ 3 घात आ गई, है ना। अभी 2 घात चल रही थी, अब 3 घात आ गई। अब यानी क्या आएगा, A पर 3 की घात धन B पर 3 की घात धन 3AB और ब्रैकेट में A + B, है ना। इसके बाद में 7वीं सर्वसमीका यानी क्या होती है, इसका ने इसी का रूप होता है वो A पर 3 की घात धन B पर 3 की घात बराबर होता है A धन B पर होल पावर 3 होल घातांक 3 - 3AB और A + B। ये आपकी 7वीं सर्वसमीका है। 8वीं यानी क्या है, A - B पर होल घातांक 3 बराबर होता है A पर 3 की घात माइनस B पर 3 घात - 3AB और यहाँ रहेगा A - B। ये आपको ने कॉपी में लिख लेना है, पूरे सूत्र याद करना है। तो 9वीं क्या है, 9वीं सर्वसमीका है A पर 3 की घात - B पर 3 की घात बराबर होता है A - B पर होल पावर 3 घात, फिर प्लस 3AB और ब्रैकेट में A - B। इस प्रकार से ये आपकी सर्वसमीका 9 हो गई, है ना। अब यानी इसके बाद और हम 2 लिख दे रहे हैं। 10वीं, यहाँ देखिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ आपको ध्यान से देखना है क्या चिन्ह है और कैसा उसका प्रसार होता है। 10वीं है
ए पर 3 की घात धन बी पर 3 घात बराबर ए धन बी और ए पे वर्ग माइनस ए बी धन बी पे वर्ग। 11वीं जो है वो है ए पर 3 की घात माइनस बी पर 3 की घात बराबर ए माइनस बी पहला गुणनखंड और ए पे वर्ग धन ए बी धन बी पे वर्ग। यानी देखिए आपने इन सूत्रों को याद कर लिया है, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ के आया है और 8वीं क्लास से इतने समझ लिखा है आपने। ए और बी के स्थान पर एक्स वाई लिख दिया तो आपको एक्स वाई लिखना है, आपको यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स है, यानी आपको एक्स वाई में बदलना है, कन्वर्ट करना है तो आप एक्स वाई कर सकते हैं इसको, है ना। लेकिन ये आपकी पूरी समझ 11 हो गई, ये पूरे आपने 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो इस बीजीय व्यंजकों के जो सूत्र हैं इन सूत्रों के माध्यम से आपने ये पूरे सूत्र याद करके आए। अब इसमें पद विस्तार देख रहे हैं, ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो ये यानी क्या हो गया, ये एक यानी आपको विशेष प्रकार के यानी इस प्रकार के यानी प्रश्न आपको मिलेंगे अगले प्रश्नावली में कि आप यानी क्या देखेंगे, उनको बोलेंगे बहुपद। यहाँ लिखा हुआ है कि आप यानी सबसे मैंने पहले आप यानी क्या जानते हैं कि आप यानी इन एक बहुपद के बारे में देख रहे हैं। तो एक चर वाले यानी आपके पास यानी एक चर वाले बहुपद जो होंगे वो यानी एक से अधिक पद यानी आपके पास यानी जो एग्जांपल है एक चर पद वाले बहुपद। तो अब यहाँ देखिए ये पूरे यानी सूत्रों को याद करना है, ठीक है ना। अब मैं अपन आते हैं प्रश्नावली 2.1 यानी एक चर वाले बहुपदों के बारे में, है ना। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले एक चर में हैं और कौन कौन नहीं है, और उत्तर ने कारण सहित कारण के साथ आप अपने उत्तर को देना है ना। चलिए अपन यहाँ देखते हैं पहला वाला। पहला लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस 7, ठीक। अब इन्हें बताना है कि ये जो है ये व्यंजक कौन कौन से एक चर में है ना। तो बताना है कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखना है उत्तर में ने उत्तर पहला वाला क्या लिखोगे, पहला लिखोगे आंसर में क्या लिखोगे, पहले में बताओ। एक चर हाँ आएगा, है ना। हाँ एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर क्योंकि इसमें एक ही चर राशि है, इसमें एक ही चर राशि है तथा प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में है। देखिए यानी समझा रहे हैं आपको, 4x का वर्ग माइनस 3x धन 7 यानी हाँ यानी यहाँ एक चर राशि है, उत्तर में आएगा हाँ। यहाँ ले लेते हैं हाँ को, हाँ क्या आएगा हाँ में, हाँ एक चर पद बहुपद है क्योंकि यहाँ से आप आने आ जाएगा कारण, क्योंकि इसमें एक ही चर राशि है तथा प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या है, यानी इसमें प्रत्येक घातांक यानी जो चर राशि है उस चर राशि पे जो घातांक है वो घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में, चलो पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इसलिए यहाँ क्या करेगा ये व्यंजक
एक चर पद में है। अब मैंने दूसरा ने क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है बताइए। दूसरा में लिखा है y के ऊपर 2 की घात धन करनी 2। अब ये यानी y चर राशि में है, एक ही चर राशि मतलब y हो चाहे x हो, यानी जो चर राशियाँ कहलाती है वो x y z के रूप में आपको जो यानी प्रश्न में दिया रहेगा वो चर राशि कहलाती है। और जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो 7 है ये यानी अचर राशियाँ है ना। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में, इसका उत्तर आएगा हाँ, एक चर में बहुपद है, ये यानी एक चर में बहुपद है। इसमें एक चर राशि एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर राशि y है, इसमें x है, इसमें क्या है x है, इसमें क्या है y है, y चर राशि ने y चर में दिया है कि x में दिया है, तो एक चर राशि y है तथा अब देखते हैं इसमें क्या है, इस y राशि पर यानी घातांक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है यानी देखते हैं। तो तथा प्रत्येक घातांक यानी किसका घातांक चर राशि पे, तथा प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में है। मतलब आपने क्या देखा, ये जो y के ऊपर 2 घात है यानी 2 लिखा हुआ है, मतलब ये इसकी घातांक क्या है, इसकी घातांक यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मालूम है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत है ना, लेकिन -1 -2 नहीं होती है ना। अब ये हो गया पूर्ण घातांक है इसलिए एक बहुपद में है, ये पहचान होगी। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है तीसरे नंबर में 3 × वर्गमूल t, जो चर राशि में करनी है, ठीक, धन t और लिखा है वर्गमूल 2 यानी यहाँ ऐसा। अब आपको बताना है कि ये जो है यह एक बहुपद है या नहीं, बताइए। इसमें चर राशि में लिखा है कर्णिक चिन्ह है, तो आपका ने उत्तर यानी दोगे तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे नहीं लिखोगे, यहाँ आया था यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि t तो है, यहाँ भी t है पर यहाँ t करने में हाँ बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर राशि t तो है किंतु क्या नहीं है, किंतु प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यानी पूर्ण संख्या यानी कैसी नहीं बताओ, यानी प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यानी हम देख रहे हैं कर्णी t है, तो कर्णी जो लिखा है t में, तो इसका मान यानी इसका यदि घातांक रूप लिखा जाए, ये मूल रूप है ना, तो यानी जो वर्गमूल में लिखा है t, ये यानी इसका कौन सा रूप है, मूल। इसका यानी घातांक रूप क्या होगा, इसका घातांक रूप होगा t के ऊपर 1/2 की घात, ऐसा होता है। यानी t के ऊपर 1/2 घात होती है, और ये 1/2 जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। आपको समझा रहा हूँ मैं, देखना है, आपको समझना है कि हमने इस बहुपद को हमने नहीं क्यों लिखा, इस बहुपद को हमने इसलिए नहीं लिखा कि ये जो मान दिया है वाला, कि जो वर्गमूल में लिखा है t, वर्गमूल का मान घातांक में जाने पर यानी घातांक पर जाता है तो 1/2 लिखते हैं, है ना। तो इस वर्गमूल का मान क्या होता है, 1/2 होता है किसमें, घातांक में। हमने यहाँ लिखा है प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये जो घातांक है जो
लिखा है कर्णी टी, तो कर्णी टी में घातांक का मान क्या है 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए बहुपद नहीं है। आगे समझ में। चलिए इसके बाद में ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे प्रश्न में क्या लिखा देखिए, चौथे प्रश्न में लिखा है y धन, यहाँ लिखा है 2/y। अब इसको मैंने उत्तर बताना है कि क्या ये एक बहुपद है या नहीं। उत्तर यानी आपको इसका जो रीजन है उस रीजन को भी लिखना है ना। तो हमने रीजन से बता रहे हैं आपको, तो ये हो गया यानी y प्लस 2/y। अब इसको यानी क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे नहीं, यह एक बहुपद नहीं है। हाँ, नहीं एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें एक चर राशि y तो है, किंतु क्या नहीं है, किंतु प्रत्येक घातांक, किंतु इसकी जो प्रत्येक घातांक है, किंतु प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब अनेक इसमें हम समझा रहे हैं आपको पूर्ण संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए यानी प्रश्न क्या आ रहा है, y धन 2/y, यानी y कहाँ पर है, नीचे वाला हर में। यदि इसको अंश में लिया जाए, यदि इसको अंश में जाते हैं, हम समझा रहे हैं, देखियो y धन 2/y है ना। हम इसको इस y को जो संख्या हर में है इसके ने अभी यहाँ कितनी घात है 1, यहाँ कितनी घात है 1 है ना। अभी तो मैंने संख्या ने घात में 1 है, मतलब पूर्ण संख्या। यदि इसकी जो घात है, यदि हम इसको ऊपर ले आते हैं तो 2 गुणित यानी इसकी एक घात है। अब यहाँ यानी इसको घातांक बदलेंगे तो इसको ऊपर ले आएंगे, यानी y पद को, यहाँ एक घात है, हम इस y को ऊपर ले आएंगे अंश में, तो y के ऊपर लिखेंगे -1 घात है ना, घातांक नियम से। तो इस घातांक के नियम से हमने इसको कहाँ ले गया, ऊपर। जब ऊपर ले गया तो आपने क्या पाया, देखो क्या पाया, y के ऊपर 1 घात और y के ऊपर -1 घात है ना। तो -1 घात जो आया है y के ऊपर, y के ऊपर जो -1 घात है और y के ऊपर 1 घात है। अब इस प्रश्न देखो y धन y/2, y/2 को हमने y को ऊपर ले गए तो लिखे y के ऊपर -1, और -1 जो होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। आगे समझे कि -1 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। मैंने निकाल के दिखा दिए कि ये बहुपद क्यों नहीं है ना, यानी क्या वजह है कि ये बहुपद नहीं है। तो हमने बताया निकाल के कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, 0 1 2 3 4 5, और -1 आ गया तो वो हो गई पूर्णांक हो गई है ना। तो ये पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या आपको आना चाहिए। ये यानी संख्या इसलिए एक चर पद में बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी अंतिम है x के ऊपर 10 की घात धन y के ऊपर 3 घात धन t के ऊपर 50 घात। अब यानी देखिए, यानी एक चर राशि x दिख रही है, दूसरी y दिख रही है और तीसरी t। तो अब तो यहाँ तो आपको पहले समझ में आ गया कि ये एक चर पद में है, एक चर पद में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, x है, यहाँ y है, यहाँ t है, यानी समान चर नहीं है। ये चर यानी कैसे हैं, अलग अलग हैं, x है, y है, z है। तो ये तो पहले से ही नहीं बोल देंगे इसको। ये उत्तर में क्या लिखेंगे, नहीं एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चर राशि, राशियां अलग अलग दी गई है। यानी इसमें पहले से इन्हें सभी चर राशियां अलग है, x है, ये y है और ये t है। तो मतलब है कि जब अलग अलग दिया है तो अपन इसको बोलेंगे कि यानी ये एक बहुपद में नहीं है, है ना। एक बहुपद होने के लिए या तो क्या होनी शर्त कि चर राशि पे
जो घातांक है वह पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए और एक ही चर राशि होनी चाहिए, यानी अलग अलग चर पद नहीं होनी चाहिए, है ना। ये x है या y है या t है ना, तो ये यानी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये जो एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर राशियाँ अलग अलग हैं। हाँ, एक चर राशियाँ अलग अलग हैं जो x, y और t, x एक चर में नहीं है लेकिन ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं कैसे है, x है, y है, t है, यानी ये आपके पद अलग अलग हैं लेकिन बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन यानी अलग अलग x, y, t, एक यानी प्रत्येक चर राशियाँ अलग अलग है दी गई है जो x, y और t में है। ठीक है, ये एक चर राशि, एक चर यानी एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, लेकिन बहुपद है, लेकिन ये अन्य x भी है, y भी है और t भी है ना, तीन बने दिए हैं पद, तो बहुपद कहलाएगा, लेकिन यानी एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। ठीक, चलिए अब यानी अगला देखते हैं, क्योंकि प्रश्न कहता है एक चर में, तो एक चर के लिए हमने बात आ रही थी, तो एक चर में ये बहुपद नहीं है बस, यानी यहाँ पर यानी चर राशि है, x भी है, y भी है, t भी है, इसलिए एक चर में नहीं है, यानी उसका प्रश्न कथन है एक चर, तो एक चर की बात आ रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यानी प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित दूसरे प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x वर्ग, प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए, है ना। तो x वर्ग का गुणांक लिखना है यहाँ पर, तो पहला सवाल मैंने लिखा है, ये सब यानी दोनों यानी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न ही है, 2 धन x वर्ग धन x। ठीक, अब यहाँ पर यानी ये आपका तीन यानी पद है, 1 2 3, ये जो बहुपद दिया है ये तीन पद में है ना। अब ये तीन पद में दिया गया बहुपद है, परंतु यहाँ कह रहा है x वर्ग का गुणांक, यानी x वर्ग कहाँ पर है, बीच वाले पद में है। अब इसमें गुणांक कोई संख्या नहीं छिपी है, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है ना, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे x वर्ग का गुणांक कितना होगा, ये x वर्ग है, ये x है, यहाँ एक घात है ना, यह चर राशि है, तो इसका यानी उत्तर क्या होगा, x वर्ग का गुणांक बराबर 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा देखिए, 2 माइनस x का वर्ग धन x के पर 3 घात, है ना। अब देखो यहाँ नहीं, यहाँ भी 3 पद दिए गए हैं, अब परंतु यहाँ पर ने x के पर 3 घात है और यहाँ लिखा है माइनस x वर्ग है, अरे 2 है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा, आपको यानी x वर्ग का गुणांक लिखना है बस। तो x वर्ग का गुणांक कितना आएगा, यहाँ नहीं क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा है, यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है इस गुणांक में तो आपको 1 लिखना है, तो -1 चिन्ह आपका आ जाएगा -1, है ना। फिर तीसरा देखिए, π/2 x का वर्ग धन x, है ना। तो इस प्रश्न में क्या रहेगा, है ना। अब यहाँ x वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, x वर्ग में क्या गुणांक दिया है, π/2, तो उत्तर लिखेंगे x वर्ग का गुणांक बराबर क्या रहेगा, π/2, है ना। तो आप यानी जब भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो 1 नंबर का प्रश्न ऐसे आएगा, ये आपका बहुपद दिया रहेगा, इस बहुपद में आपको लिखने आएगा कि x वर्ग का गुणांक क्या है, x वर्ग का गुणांक क्या है और x वर्ग का गुणांक क्या है, यानी प्रश्न परीक्षा में जो आते हैं प्रश्न, तो वो 1 नंबर में आते हैं ये पूरे। तो उसके बाद में अब यहाँ के पूरे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ के पूरे प्रश्न बन जाएंगे अब। ठीक है, अब यानी 1 2 मैंने बता दिया, एक आपके लिए छोड़ दिया हूँ। चौथे में नंबर लिखा है करनी 2x - 1। चलिए इसको बता देता हूँ, आप लोग फिर बोलोगे x वर्ग है ही नहीं, है ना। करनी 2x और -1। अब इसमें बताइए क्या आएगा, इसमें x वर्ग का पद है या नहीं, इस बहुपद में x वर्ग का पद नहीं है। जब x वर्ग का पद नहीं है यहाँ पर, तो x वर्ग का गुणांक क्या होगा, जब यहाँ पद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में 0। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में 0 मानते हैं, तो यानी यहाँ पर आ गया आपका 0 आ गया। ठीक, अब यानी क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को लिखा है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद का एक एग्जाम्पल दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, 35 घात के द्विपद, देखो द्विपद बोला है, द्विघात नहीं बोला, द्विपद का
और 100 घात का एक पद का उदाहरण लिखो। ये प्रश्न जो है वो अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हल लिखेंगे 35 घातांक का द्विपद व्यंजक। ये अपन ने अपने हिसाब से x के ऊपर 35 घात धन 100, चलो या 100 लिखो या 10 लिखो, हम 10 लिख दिए, ये अपने मन से है। फिर दूसरा आने पहला आ गया, दूसरा आने आपका है 100 घात का एक पद लिखना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए y के ऊपर 100 घात, यानी ऐसा नहीं है कि अपन ने x लिया तो x y भी ले सकते हो, t ले सकते हो, p ले सकते हो, ये एक पद हो गया, यानी आपका ये उत्तर आ गया। इतने लिखना है, परीक्षा में ये 1 नंबर में आता है, 1 नंबर का ही प्रश्न है ये, 1 नंबर में आपको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। अब इन्हें प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चौथा प्रश्न है, क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। अब यानी आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो पहला प्रश्न दिया है ना, तो पहले प्रश्न में 5x पे 3 की घात धन 4x का वर्ग धन 7x, ठीक। तो देखिए पहला प्रश्न है 5x पर 3 की घात धन 4x का वर्ग धन 3x या 7x। अब ये प्रश्न आपका दिया गया है, क्या कहता है, ये जो बहुपद है इस बहुपद की यानी आपके मैंने बहुपद की घात बताना है, प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो आपको ये देखना है उत्तर में कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात बताना है। आपका जो बहुपद है वो 3 पद में है ना, 3 पद त्रिपदी है, ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है, तो उत्तर में लिखूंगे बहुपद की घात, यानी आपको एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखना है बस। तो बहुपद की घात हम किसे कहते हैं, दिए गए बहुपद में, ध्यान सुनो, दिए गए बहुपद में चर राशि पर जो अधिकतम घात होती है ना, अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिक घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो सबसे अधिक घात 3 है। तो जो सबसे अधिक घात रहती है वही घात इस बहुपद की घात कहलाती है, मतलब कि बहुपद की घात बराबर 3। ये आंसर आ गया, बना लोगे आप लोग। तो आप इन्हें यहाँ के पूरे प्रश्न है ना, यहाँ के यानी चौथे नंबर का मैं आप लोग दे रहा हूँ होमवर्क में, तो चौथे नंबर के प्रश्न को आप इन्हें पूरा इन्हें बनाना है। तो पहला प्रश्न में आपने लिख दिया कि जो सबसे बड़ी घात होती है चर राशि पर सबसे बड़ी घात है ना, तो उसी घात को उस बहुपद की घातांक कहते हैं, तो वो बहुपद की घात बराबर 3 आई। यानी यहाँ यदि 5 रहती सबसे बड़ी तो बहुपद की घात 5 होती, यदि यहाँ पर 4 होता अधिकतम तो 4, यदि 7 होता तो 7, यानी जो सबसे बड़ी घात है, ध्यान देना है, जो सबसे बड़ी घात आती है बहुपद में, इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है चर राशि पर उसी को बहुपद की घात कहते हैं। आगे समझ में। अब यानी प्रश्न नंबर 5 यानी कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।